नमस्कार आप सभी के लिए। मध्य प्रदेश बोर्ड 2026 का विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र हम लोग तैयार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अब ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 से लेके जितने भी क्वेश्चंस आपके बचे हैं, 23 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 से 23 तक 23 तक ही हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और इन क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसी हिसाब से इनको लेवल अप किया गया है। यहाँ से हमारे 3 नंबर के प्रश्न चालू होते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से, तो उसी तरह से ये डिज़ाइन किया गया पेपर है। आपको एज इट इज़ कई कई सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सभी पेपर आप सॉल्व करके जाएं और इनके आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो है आपका, मेंडल ने अपने प्रयोगों में के लिए मटर का पौधा क्यों चुना था। तो यहाँ पे हम समझते हुए चलेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन हम समझ जाएंगे बहुत अच्छे से, जिससे आपको यहीं के यहीं लर्न भी हो जाए सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन कि मेंडल जो थे, उन्होंने अपने प्रयोग में मटर का ही पौधा क्यों चुना। वो चाहते तो कोई और भी पौधा चुन सकते थे, पर उन्होंने मटर का पौधा चुना। इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें, तो जो मटर का पौधा है, ये एक तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। मतलब पहला तो पॉइंट हमारा यही निकल के आता है कि मटर का पौधा बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है, इस कारण से उन्होंने चुना। दूसरा कारण ये है, जो मटर का पौधा है, इसका जीवन काल जो है बहुत कम समय का होता है। मतलब बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, इसमें फूल भी आ जाते हैं, बहुत ही जल्दी इसमें फल भी आ जाते हैं और हमें अलग-अलग जनरेशन एक साल में देखने को मिल सकती हैं। तो सेकंड पॉइंट यही है कि इनके जो मटर का पौधा होता है, वो साल में कई बार उगाया जा सकता है। इसके बाद है एक और, को जो मटर का पौधा होता है, इसमें जो फूल होते हैं वो अलग-अलग प्रकार के होते हैं। मतलब किसी में ब्लू हैं, किसी में पीले पाए जा रहे हैं, किसी में नीले हैं, किसी में गुलाबी से फूल हैं। तो बहुत सारी वैरायटी मटर में उपलब्ध हैं, इस कारण से भी उन्होंने चुना। फिर इसके बाद है, मटर के पौधे आसानी से बड़े हो जाते हैं तथा इनका अध्ययन करना भी क्या होता है, बहुत ही सुविधाजनक एवं सरल होता है। इस कारण से जो मेंडल थे, इन्होंने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का ही चुनाव किया। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में कोई 3 अंतर बताइए। तो जीनोटाइप एवं फिनोटाइप के 2 कॉलम हमें खींच लेने हैं और इसमें अंतर हमें बताने हैं। तो देखते हैं। तो यह जीनोटाइप में है फर्स्ट पॉइंट, कि यह जीन संगठन को व्यक्त करता है, एवं जो फिनोटाइप है, यह जीवों के आकार, रूप एवं रंग को व्यक्त करता है। इसका लक्षण एक समान होता है यदि उसे किसी प्रकार से कारक क्या होता है, प्रभावित ना कर सके। तो इसके जो लक्षण होते हैं वो एक समान ही होते हैं। और जो फिनोटाइप है, इनका संगठन अलग अलग हो सकता है। फिर इसके बाद है, इसका स्थापन पूर्वज के गुणों के आधार पर किया जा सकता है। और जो फिनोटाइप है, इनका ऊपरी रूप ही इनका क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, और ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगता है, तो इसको आप ज़रूर बिल्कुल याद रखें और इसको नोट करके रखें। आपके एग्ज़ाम में इन इन क्वेश्चन से ज़रूर मिलने वाला है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को लिखिए। और इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, वो है आपका, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम को लिखिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, चलिए हम लोग देखते हैं। ये जो नियम है, ये हमेशा बंद परिपथ में काम करता है, ये आपको याद रखना है सबसे पहले तो किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। एक बार फिर से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, आप भी साथ साथ इसको पढ़ते चलें। किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये जो नियम था, यह कब दिया गया था, 1831 में दिया गया था, और इसकी खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने की थी। सेकंड है आपका इसी का क्वेश्चन, कि जो फ्लेमिंग है, इनके बाएं हस्त नियम को बताइए। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम को हम डिस्कस करते हैं। यदि
वाम हस्त नियम मतलब बाएं हाथ का नियम कहलाता है फ्लेमिंग का। तो यहाँ पे है कि बाएं हाथ की 3 उंगलियों को, अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा को एक दूसरे के हम लोग लंबवत रखते हैं और फैलाते हैं। तो तर्जनी जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, मध्यमा जो होती है वो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है, और जो अंगूठा होता है वो क्या करता है, यह चालक पर लगने वाले बल की दिशा को अंगूठा दिखाता है। तो ये था आपका क्या, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इन दोनों क्वेश्चन से आपको एक जरूर देखने को मिलने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निश्चित धारा जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को आपको काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना है, और ये डायग्राम आपको आपकी बुक में भी देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और इसके बाद ये जो हमारा पेपर सॉल्व होने वाला है आज इस वीडियो में हो जाएगा। इसके बाद आपको जो बोर्ड ने पेपर जारी किया हुआ है साइंस का, वो डिस्कस होने वाला है। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान के पेपर भी आपको देखने मिलने वाले हैं। सारी प्लेलिस्ट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, तो आपको सारे वीडियोस देख लेने हैं। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियोस चल ही रहे हैं साइंस के अभी, तो वो भी आपको करने हैं। अदर सब्जेक्ट के भी आ सकते हैं। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कैसे आपको और किस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव चाहिए हैं या फिर मॉडल पेपर चाहिए हैं, तो वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न गैसों के अभिलाक्षणिक परीक्षण लिखिए। तो अभिलक्षणिक परीक्षण, इसका मतलब ये है कि ऐसा, जैसे कि आपके लिए दिया गया है फर्स्ट CO2। CO2 गैस दी है। CO2 गैस हम कैसे पहचानें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है? कैसे हम जान पाएंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है? कैसे उसका हम परीक्षण करें? तो इसके लिए कुछ बनाए गए हैं नियम या फिर कुछ प्रयोग किए गए हैं, जिसके आधार पे हम क्या करेंगे, जान जाएंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हमको देखना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यदि हम चूने के पानी में डालें, तो वो चूने का जो पानी होता है वो दूधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब चूने के पानी में प्रवाहित करने पर यह दूधिया रंग देती है। तो ये इसकी अभिक्रिया भी लिखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया हमें चूने के पानी या फिर बुझे हुए चूने से करते हैं, तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेना है। जब ये क्रिया होगी तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 बनेगा और H2O बनेगा, जिससे जो चूने का पानी है वो कैसा हो जाएगा, दूधिया हमें देखने को मिलेगा। सेकंड जो आपसे पूछा गया है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम कैसे पहचानें कि ये ऑक्सीजन ही है? तो ऑक्सीजन को पहचानने के लिए सबसे अच्छा है कि जब भी जो जलती है, ज्वाला जलती है, जैसे मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती अगर जल रही है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में है जलती ही कोई भी चीज़, तो मोमबत्ती को अगर हम ऑक्सीजन के पास लेके जाते हैं, तो वो ज्वाला जो है वो और तेज़ी से जलने लगती है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन ज्वाला के जलने में सहायक होती है। यदि ऑक्सीजन से भरे बीकर के पास जलती हुई मोमबत्ती आप ले जाते हैं, तो वह ज्वाला और भी तेज हो जाती है। अगला प्रश्न है जो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस आपको पहचाननी है कि हाइड्रोजन ही है। तो हाइड्रोजन के लिए एक पॉप टेस्ट होता है कि आप क्या करते हो, जलती हुई मोमबत्ती को हाइड्रोजन से भरे बीकर के पास अगर हम ले जाते हैं, तो क्या होता है, पॉप की आवाज़ आती है, जिसे पॉप टेस्ट भी कहा जाता है। और पॉप की ध्वनि के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जलती है। अगला प्रश्न है आपका H2O। सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इसको पहचानने के लिए क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के विलयन में SO2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो विलयन क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। यहाँ से जो 3 आपको दिख रहे हैं, ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और आपको ये जो ऑक्सीजन है, इनमें से एक आज ज़रूर आपको आ ही सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड का तो कम ही आता है पेपर में, पर यहाँ पे ये आ सकते हैं तीनों में से। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है? तो विस्थापन अभिक्रिया को क्या हम रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं? उदाहरण के साथ समझाइए। तो बिल्कुल जी हाँ, हम क्या कर सकते हैं कि जो विस्थापन अभिक्रिया है, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या यह रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? तो हो इसलिए सकती है क्योंकि इस अभिक्रिया में कम अभिक्रियाशील या
इस अभिक्रिया में कम अभिक्रियाशील जो तत्व होता है उसका अपचयन होता है एवं अधिक जो क्रियाशील है वो अपचयित होते हैं, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों के दोनों साथ में देखने को मिलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, जो विस्थापन अभिक्रिया है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। उदाहरण के साथ आप समझ सकते हो एक अभिक्रिया देखकर, जैसे कि यहाँ पे आपको एक अभिक्रिया दिख रही है जो आपका जिंक है। जिंक की अभिक्रिया करवाई जा रही है किससे? कॉपर सल्फेट से, CuSO4 से। तो यहाँ पे होता क्या है कि जिंक कॉपर को अलग करके सल्फेट बनाता है, मतलब जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर यहाँ पे अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, मतलब जिंक सल्फेट बना, तो इसलिए जिंक का ऑक्सीकरण हो गया और कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी तो वहाँ से ऑक्सीजन कम हो गई, तो इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है, जो विस्थापन अभिक्रिया है, इसी को हम क्या कह सकते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। होपफुली आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि एक स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो स्टोमेटा मतलब कि रंध्र, जो कि पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिससे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया देखने को मिलती है या बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक होते हैं रंध्र। तो आइए इसमें से ये खुला और ये पूछा है कि खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं, ये है खुला रंध्र मतलब खुला स्टोमेटा, और ये है आपका बंद स्टोमेटा। तो चलिए यहाँ पे स्पष्ट करते हैं इसकी कुछ क्रिया विधि भी। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की जो क्रिया विधि है वो हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है कि विधि द्वार रक्षक कोशिकाओं की भित्ति असमान मोटाई वाली होती है। जब यह कोशा स्फीति होती है तब रंध्र क्या होता है? रंध्र का छिद्र खुल जाता है। स्फीति का मतलब है जब खिंच जाता है। होता क्या है कि ये जो रंध्र होते हैं, वहाँ के जो आसपास की कोशिकाएं होती हैं वो पानी से भर जाती हैं। पानी से जैसे ही भर जाती हैं तो वो खिंच जाती हैं। जैसे ही खिंचती हैं या स्फीत हो जाती हैं तो रंध्र खुल जाता है, और जैसे ही वो पानी निकल जाता है उनसे तो क्या होता है, वो ढीली पड़ जाती हैं और रंध्र बंद हो जाता है। तो यही यहाँ पे थ्योरी में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आइए एक बार पढ़ते हैं हम लोग। तो छिद्र खुल जाता है, वह ढीली हो जाने पर बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्वार कोशिकाएं अपने आसपास की कोशिकाओं से पानी का अवशोषण कर स्फीत हो जाती हैं, और इस अवस्था में इन कोशिकाओं की पतली भित्तियां फैलती हैं, जिसके कारण छिद्र के पास मोटी भित्ति वाली जो कोशिकाएं हैं वो खिंच जाती हैं, फलतः रंध्र खुल जाता है। आगे है, जब इसमें पानी की कमी हो जाती है तो तनाव मुक्त हो जाती हैं, और यह जो कोशिकाएं होती हैं वो पुरानी अवस्थाओं में फिर से आ जाती हैं, जिससे क्या होता है, छिद्र बंद हो जाता है, और जिससे अधिकांश पौधे जो होता है रंध्र खुला रखते हैं। यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने से ही क्या होता है, ये जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया है ये होती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए, जो आपने 9th क्लास में भी काफ़ी अच्छे से ऐसे पढ़ा होता है कि जो जाइलम होता है वो जल का संवहन करता है, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, और जो फ्लोएम होता है वो भोज्य पदार्थों का क्या करता है, संवहन करता है। आइए यहाँ पे जो अंतर लिखे गए हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो आपको पुराने पहले से याद हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जो यहाँ पे जाइलम है, इसमें जल एवं खनिज लवण का क्या होता है, ऊपरी दिशा में संवहित होते हैं, और जो फ्लोएम होता है इसमें भोज्य पदार्थों का अमीनो एसिड का क्या होता है, संवहन होता है। इसमें जल तथा लवण का संवहन दाब बाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, और जो आपका फ्लोएम है इसमें एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है। अगला है, जाइलम ऊतक में पदार्थों का परिवहन वाहिनिकाओं तथा वाहिकाओं के द्वारा होता है, जो कि क्या होते हैं, मृत ऊतक होते हैं, और फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी नलिकाओं के द्वारा संगठित साथी कोशिकाओं की सहायता से होता है, जो क्या होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 23, जो इस
मॉडल प्रश्न पत्र का आपका अंतिम क्वेश्चन होगा। तो आइए इसे भी हम देख लेते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस जिसकी बिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित होगा, किरण आरेख खींचिए। तो यहाँ पे लेंस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे और इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसका जो आपका डायग्राम बनेगा, उसका आलेख बनेगा, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अवतल लेंस की जो फोकस दूरी दी गई है वो है आपका 15 सेंटीमीटर। तो ये अवतल लेंस की फोकस दूरी है। तो ये हमेशा क्या होती है, माइनस में जाती है, -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की जो लेंस से दूरी है वो क्या है आपकी -10 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी जो कि हमें ज्ञात करनी है वो आपको u बराबर क्या लेंगे हम लोग, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आपका जो लेंस का सूत्र हम लोग लगाएंगे वो होता है हमारा क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। इसमें हम लोग ये सारे मान रख देंगे। तो फोकस दूरी 15 दी थी, तो वहाँ पे आपने f की जगह पे 15 रखा। आपके लिए वस्तु की दूरी दी गई है, तो वो क्या दी गई है, सॉरी वस्तु की दूरी हमें निकालनी है, बिंब की दूरी दी गई है, तो v दिया गया है 1/-10 लिख दिया। और इसको फिर हमने क्या किया, 1/10 को पक्षांतर किया गया, तो ये यहाँ पे हमारा 1/u इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 आया। इन दोनों का एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारा जो आंसर बन के आया वो आया आपका, कौन सा आंसर, वो आया आपका 30 सेंटीमीटर। और यहाँ का जो किरण आरेख है वो इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे, इस प्रकार से हम लोग बना देंगे। तो ये आपको अच्छे से बना करके देख लेना है। इसी का जो अथवा का क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से है कि इसमें भी हमें क्या करना है, ये जो इसकी जो प्रकृति एवं आकार हमें बताना है, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो इसको भी आप लोग क्या कर लेना, काफ़ी अच्छे से इसको सॉल्व करके ज़रूर देख के जाएं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 4 सेंटीमीटर आकार का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। तो इसके लिए आप लोग अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाएं। ये भी लेंस सूत्र से ही होना है, और जो इसका आंसर आपका रहेगा वो रहेगा 37.5 सेंटीमीटर, 37.5 सेंटीमीटर। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि पत्र फर्स्ट जो हम लोग साइंस का सॉल्व किया है, ये हो गया है। और इसके बाद कैसा लगा आपको, सबसे पहले तो ये बताना है। और अब जो अगली वीडियो आने वाली है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बोर्ड ने खुद एक प्रश्न पत्र जारी किया है, जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। हो सकता है उसमें से सभी क्वेश्चंस फिर से देखने को मिलें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए।